आज का जो टॉपिक है वो वादों के प्रकार ही चल रहे हैं, जिसमें से अगला वाद का प्रकार है अवयस्क अथवा विकृत चित्त व्यक्तियों के द्वारा अथवा उनके विरुद्ध वाद। इसके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 32 विस्तृत रूप से बताता है। जब अवयस्क और विकृत चित्त व्यक्तियों की बात आती है तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अवयस्क कौन होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है अवयस्क की वो दी गई है भारतीय वयस्कता अधिनियम 1897। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1897 की धारा 3 के अंतर्गत अवयस्क वह है नंबर 1 जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है वो क्या कहलाता है? अवयस्क कहलाता है। दूसरी चीज बताई गई है 1897 के अधिनियम में कि यदि ऐसे व्यक्ति के लिए न्यायालय के द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया हो तो जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है वो भी अवयस्क है, और अगर न्यायालय के द्वारा उसका कोई संरक्षक नियुक्त किया गया है तो उस व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम है, अर्थात 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो वो भी कौन कहलाता है? अवयस्क कहलाता है। लेकिन भारतीय वयस्कता अधिनियम 1897 में संशोधन करके 2003 में किया था जो संशोधन, उसकी धारा 3 में ये संशोधन किया था कि इसमें जो दूसरा क्लॉज है, दूसरा क्लॉज अर्थात संरक्षक नियुक्ति वाला प्रोविजन है, ये हटा दिया था और उसमें यह कहा था कि जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, केवल यही क्लॉज रखा था। तो अवयस्क व्यक्ति वो होता है जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो। अब अगली बात आती है विकृत चित्त। किसकी? विकृत चित्त अर्थात अस्वच्चित्त कौन है? तो अस्वच्चित्त अनसाउंड माइंड पर्सन कौन होता है? कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी मानसिक अपरिपक्वता या मानसिक विकृति के कारण अपने कार्यों की प्रकृति, किसको? अपने कार्यों की प्रकृति और उसके प्रभाव को समझने में असमर्थ अर्थात समर्थ नहीं है, वो क्या कहलाता है? अस्वच्चित्त कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो कि अपनी मानसिक अपरिपक्वता या मानसिक विकृति के कारण अपने कार्यों की प्रकृति और उसके प्रभाव को समझने में समर्थ नहीं है अर्थात असमर्थ है, तो वो व्यक्ति अस्वच्चित्त कहलाता है। तो विधि ऐसे व्यक्तियों को अर्थात जो कि अवयस्क है या अस्वच्चित्त है, तो ऐसे व्यक्तियों को दावे करने से वर्जित नहीं करती है। मर्यादा अधिनियम अर्थात परसीमा अधिनियम की धारा 6, कौन सी धारा? धारा 6 में जो उपबंध दिया गया है वह केवल इतना ही है कि यदि वाद हेतु कारण उत्पन्न होने के समय कोई व्यक्ति विधिक रूप से निर्योग्य है। कैसा है? विधिक रूप से निर्योग्य, विधिक रूप से निर्योग्य है, तो उसके विरुद्ध मर्यादा का चलन, किसका? परसीमा का चलन तब तक प्रारंभ न होगा जब तक कि वह ऐसी निर्योग्यता से मुक्त नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति दावा कर सकता है। कौन कौन व्यक्ति दावा कर सकता है? अवयस्क व्यक्ति दावा कर सकता है या अस्वच्चित्त व्यक्ति भी दावा कर सकता है, लेकिन कंडीशन यह है कि ऐसी निर्योग्यता से मुक्त नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब है कि निर्योग्य हैं ये। कैसे व्यक्ति हैं? निर्योग्य हैं। जब ये मुक्त हो जाते हैं तो ये दावा दायर कर सकते हैं। सीपीसी का आदेश 32 में
विदित है कि अवयस्क और विकृत चित्त व्यक्तियों द्वारा अथवा उनके विरुद्ध दावा किया जा सकता है। इस संबंध में मुख्य नियम निम्न प्रकार हैं। अब कौन कौन से नियम है इस संबंध में? कि जब नंबर 1 कि जब अवयस्क या विकृत व्यक्ति के द्वारा दावा किया जाता है तो ऐसा दावा उसके बाद मित्र के माध्यम से, किसके माध्यम से? बाद मित्र के माध्यम से किया जाता है। नंबर दूसरी बात आती है कि अगर अवयस्क या विकृत व्यक्ति के विरुद्ध, ये तो क्या था? द्वारा, और ये क्या है? विरुद्ध दावा किया जाए तो ऐसे दावे में प्रतिरक्षा का कार्य उसके किसको? वादार्थ संरक्षक के द्वारा किया जाता है। नंबर तीसरी बात है कि वाद मित्र और वादार्थ संरक्षक बनने के लिए वयस्क, स्वस्थ चित्त और उसका हित अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। चौथी बात आती है कि सामान्यतया अयोग्य व्यक्ति का संरक्षक वाद मित्र अथवा वादार्थ संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ऐसा संरक्षक प्राकृतिक संरक्षक हो सकता है, वश्य संरक्षक हो सकता है, तथर्थ संरक्षक हो सकता है, अथवा वह न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक भी हो सकता है। इस संबंध में मूल विधि यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्पष्ट सहमति के द्वारा वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है। नंबर 5वीं बात है कि अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि वह ठीक कार्य नहीं कर रहा है, जो भी संरक्षक नियुक्त किया जाता है, तो ऐसी दशा में न्यायालय निर्देश दे सकता है कि उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि कोई भी व्यक्ति वाद मित्र बन गया या वादार्थ संरक्षक बन गया तो क्या उसे काम से मुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा कि वह वादार्थ संरक्षक या वाद मित्र रहने के लिए आबद्ध नहीं है। अगर वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है तो न्यायालय में पहले तो आवेदन करे। क्या करे? आवेदन करे। ऐसी दशा में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति को मुक्त किया जाता है तो उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। तो निम्न दशाओं में वाद मित्र अथवा वादार्थ संरक्षक को हटाया जा सकता है। ये कौन कौन सी परिस्थिति हैं? जिसमें नंबर 1 है कि जब वह अपने पक्ष के हित के प्रतिकूल अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसे हटाया जा सकता है। नंबर 2 है कोई ऐसा कार्य जो न्यायालय की इजाज़त के बिना करे, जिसे करने के लिए न्यायालय की इजाज़त आवश्यक है, तो भी हटाया जा सकता है। अगर वह भारत से बाहर चला जाता है तो भी हटाया जा सकता है, या फिर वो विपक्षी से मिल जाता है या उसके साथ कोई करार कर लेता है तो भी हटाया जा सकता है, या फिर वह अयोग्य हो जाता है तो भी हटाया जा सकता है, और कोई अन्य कारण जो न्यायालय उचित समझे तो भी हटाया जा सकता है। अब वाद मित्र और वादार्थ संरक्षक के द्वारा न्यायालय की अनुमति के बिना निम्न कार्य नहीं किए जा सकते। तो कहने का मतलब है कि वादार्थ संरक्षक या वाद मित्र के द्वारा इन मामलों में न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक है। जैसे नंबर 1, दावे के किसी भाग का प्रत्याहरण करना, अर्थात कोई भी दावे के भाग को छोड़ता है तो वो न्यायालय की इजाज़त से ही छोड़ सकता है। दावे के विषय में कोई करार या अगर राजीनामा कर सकता है तो न्यायालय की इजाज़त से ही कर सकता है। अपने पक्ष के लिए या किसी और से कोई आपत्ति या धन प्राप्त करना, अर्थात किसी से कोई भी धन प्राप्त करना है तो वो न्यायालय की इजाज़त से करना है। उपयुक्त कार्यों के लिए उसके द्वारा न्यायालय को आवेदन किया जाना चाहिए, और ऐसे आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय यह देखेगा कि ऐसा कार्य किए जाने से अयोग्य वादी अथवा प्रतिवादी का हित संरक्षित होगा। यदि अवयस्क वादी अथवा प्रतिवादी वाद की कार्रवाई के दौरान परिस्थिति हो जाती है उत्पन्न ऐसी कि प्रतिवादी या वाद की कार्रवाई के दौरान
वयस्क हो जाता है। क्या हो जाता है? अवयस्क व्यक्ति था जिस समय वाद दायर किया, तो फिर बाद में कार्रवाई चलते चलते वो क्या हो गया? वयस्क हो गया। तो वयस्क होने पर उसके द्वारा अपने विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है कि वह दावा जारी रखना चाहता है या वापस लेना चाहता है। यदि ऐसा वादी दावे को वापस लेने के लिए क्या करता है? आवेदन करता है, तो न्यायालय खर्चों के विषय में जैसा भी ठीक समझे आदेश देते हुए मामले की कार्रवाई को क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय अथवा जारी की गई डिग्री अवयस्क या अयोग्य प्रतिवादी के विरुद्ध आबद्धकारी प्रकृति की होती है, लेकिन प्रतिवादी अपने वादार्थ संरक्षक की अनियमितता के आधार पर डिग्री या निर्णय की वैधता को चुनौती दे सकता है। यदि वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति के बिना प्रतिवादी के विरुद्ध कोई निर्णय दिया जाता है या डिग्री जारी की जाती है, तो ऐसा निर्णय अथवा डिग्री शून्य प्रभावी होगी। कैसी होगी? शून्य प्रभावी होगी, और इसलिए उसका परिवर्तन प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं कराया जा सकता। थैंक यू।